नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर को लिखा पत्र, भाषण के हटाए गए अंश को रिकॉर्ड में शामिल करने की कर दी अपील। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि संसद में अखिलेश यादव बोले, देश को सांप्रदायिक राजनीति से मिली आजादी, इंडिया गठबंधन के लिए भी जिम्मेदारी का पैगाम। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि हिंदू जाग चुका है, अब छद्म हिंदुत्व के पीछे नहीं छिप पाएंगे मोदी, ज्वलंत मुद्दों पर देना होगा जवाब, कांग्रेस का बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि नया आपराधिक कानून देश में पुलिस राज्य की नींव रखेंगे और इनकी समीक्षा होनी चाहिए, मनीष तिवारी ने दिया यह बयान। खबर में आगे बताएंगे कि पीएम मोदी के अहंकार और नफरत ने उनकी लोकप्रियता घटाई, तृणमूल कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि संसद में विपक्ष हो चुका है पूरी तरीके से मजबूत, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर को लिखा पत्र, भाषण के हटाए गए अंश को रिकॉर्ड में शामिल करने की कर दी अपील। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में दिए अपने भाषण के कुछ हिस्सों को कार्यवाही से निकाले जाने पर अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा कि ये चुनिंदा ढंग से की गई कार्रवाई है जो तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने बिरला से आग्रह किया कि उनके भाषण से हटाए गए अंश को फिर से कार्रवाई के रिकॉर्ड में शामिल किया जाए। राहुल गांधी ने सोमवार को बीजेपी पर देश में सांप्रदायिक आधार पर विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया था। नेता प्रतिपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष की ओर से चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा था कि हिंदू कभी हिंसा नहीं कर सकता, कभी नफरत और डर नहीं फैला सकता। राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंश आसन के निर्देशानुसार सदन की कार्रवाई से हटा दिए गए। स्पीकर ओम बिरला को लिखे अपने पत्र में राहुल गांधी ने कहा कि सभापति को सदन की कार्रवाई से कुछ टिप्पणियों को हटाने की शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन ये केवल उन शब्दों के लिए है जिनकी प्रकृति, प्रक्रिया और आचरण के नियमों के नियम 380 में निर्दिष्ट की गई है। उन्होंने कहा कि ये देखकर स्तब्ध हूं कि किस तरह से मेरे भाषण के काफी हिस्से को कार्रवाई से हटा दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं ये कहने के लिए बाध्य हूं कि हटाए गए हिस्से नियम 380 के दायरे में नहीं आते हैं। मैंने सदन में जो कहना चाहा वो जमीनी हकीकत और तथ्यात्मक स्थिति है। सदन का प्रत्येक सदस्य जो लोगों की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करता है, उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 105(1) में निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हासिल है। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों की चिंताओं को सदन में उठाना प्रत्येक सदस्य का अधिकार है। राहुल गांधी का कहना था कि देश के लोगों के प्रति अपने दायित्व का पालन करते हुए मैं इस अधिकार का उपयोग कर रहा था। उन्होंने स्पीकर बिरला को लिखे अपने पत्र में कहा कि मेरी सुविचारिता टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाना संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। राहुल गांधी ने कहा कि इस संदर्भ में मैं अनुराग ठाकुर के भाषण पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिनका भाषण आरोपों से भरा था। हालांकि हैरानी की बात यह है कि उनके भाषण से केवल एक शब्द को हटाया गया है। उन्होंने कहा कि मैं अनुरोध करता हूं कि कार्रवाई से निकाली गई टिप्पणी को फिर से शामिल किया जाए। और इससे पहले राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, लेकिन वास्तविकता में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। जितना एक्सपंज करना है करें, सच्चाई तो सच्चाई होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर राहुल गांधी का दावा है कि उन्होंने जो सदन में कहा उसका एक अहम भाग उसमें से एक्सपंज कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेता जब वो इस प्रकार के भाषण देते हैं तो उसमें उतना एक्सपंज नहीं किया जाता, और इसको लेकर अब चिट्ठी लिख दी है ओम बिरला को स्वयं राहुल गांधी ने। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले देश को सांप्रदायिक राजनीति से मिल गई है आजादी, इंडिया गठबंधन के लिए भी जिम्मेदारी का पैगाम। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि इस लोकसभा चुनाव में सकारात्मक राजनीति की जीत हुई है और बीते 4 जून को सांप्रदायिक राजनीति से देश को आजादी मिली तथा सामुदायिक राजनीति की शुरुआत हुई। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए ये भी कहा कि इस चुनाव ने विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस को भी जिम्मेदारी का पैगाम दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीट जीत जाए तब भी उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम पर भरोसा नहीं होगा। यादव ने कहा कि 4 जून देश के लिए सांप्रदायिक राजनीति के आज़ादी का दिन था। सांप्रदायिक राजनीति का अंत हुआ है और सामुदायिक राजनीति की शुरुआत हुई है। इस चुनाव में सांप्रदायिक राजनीति की हमेशा के लिए हार हो गई है। उन्होंने कहा कि सकारात्मक राजनीति की जीत हुई है और हम मानते हैं कि संविधान ही संजीवनी है और उसकी जीत हुई है। सपा सांसद ने कहा कि देश किसी की निजी महत्वाकांक्षा से नहीं बल्कि जन आकांक्षाओं से चलेगा और अब मन मर्जी नहीं बल्कि जन मर्जी चलेगी। यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया है और उन्होंने कहा कि वो उन मतदाताओं का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने लोकतंत्र को एक तंत्र बनाने से रोक दिया।
और दोस्तों यादव ने दावा किया है कि जनता ने हुकूमत का गुरूर तोड़ दिया है और अब एक हारी हुई सरकार विराजमान है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन की नैतिक जीत हुई है। पीडीए जो यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इंडिया गठबंधन की सकारात्मक राजनीतिक जीत हुई है और सामाजिक न्याय के लिए मुहिम की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन ये क्यों छिपाती है कि अगर हम 5वें स्थान पर हैं तो हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय किस स्थान पर पहुंची है। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है तो 35% विकास दर चाहिए, जो संभव नहीं दिखाई देता। यादव ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों का आग्रह है कि कम से कम गंगा जल को लेकर तो झूठ नहीं बोला जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के नाम खरबों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने सवाल किया, क्या विकास का ढिंढोरा पीटने वाले इस विनाश की जिम्मेदारी लेंगे। यादव ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में जो सड़क बनाई थी उस पर हवाई जहाज उतरते थे, लेकिन अब प्रदेश में मुख्य शहरों की सड़कों पर नाव चल रही है। यादव ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि सच्चाई तो यह है कि ये सरकार पेपर लीक करा रही है क्योंकि ये युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा शिक्षा माफिया ने अमृतकाल में युवाओं की आशा को जहर दे दिया है। उन्होंने फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में सपा की जीत का उल्लेख करते हुए कहा कि हो ये वही जो राम रचि राखा। यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग किसी को लाने का दावा करते थे उन्हें अब खुद किसी के सहारे की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम अयोध्या से प्रेम का पैगाम लाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ईवीएम चुनाव की व्यवस्था से नहीं हटाई जाती तब तक समाजवादी पार्टी इस मांग को लेकर अडिग रहेगी। यादव ने कहा कि ईवीएम पर मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी भरोसा नहीं है। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी भरोसा नहीं होगा। मैंने चुनाव से पूर्व प्रचार के दौरान कहा था कि ईवीएम से जीतकर ईवीएम हटाने का काम करेंगे। ईवीएम का मुद्दा मरा नहीं है और ना ही खत्म हुआ है। जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक हम समाजवादी लोग इसको लेकर अडिग रहेंगे। इस लोकसभा चुनाव में सपा ने उत्तर प्रदेश में 37 संसदीय सीट जीतकर अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रदर्शन किया है और उसकी सहयोगी कांग्रेस ने राज्य में 6 लोकसभा सीटें जीत ली हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिंदू जाग चुका है, अब छद्म हिंदुत्व के पीछे नहीं छिप पाएंगे मोदी, ज्वलंत मुद्दों पर देना होगा जवाब, कांग्रेस ने दिया यह बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोमवार को कहा कि बीजेपी हिंदू धर्म का ठेकेदार बनने की कोशिश कर रही है, जबकि इन्हीं लोगों से हिंदू विचार की छवि को बचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हिंदू जाग चुका है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ नहीं बेच पाएंगे। प्रधानमंत्री को नीट और अग्निपथ योजना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बीजेपी नेताओं की कोशिश पर पलटवार करते हुए खेड़ा ने कहा कि क्या कुछ बौने लोग हिंदू विचार के ठेकेदार बनेंगे? क्या कुछ बौने लोग हिंदू की विशाल विचारधारा पर कब्जा कर उसे अपने साइज का बना देंगे? हमें लगता था कि हम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए निकले हैं, लेकिन पिछले 10 साल में हम समझ गए हैं कि हमें हिंदू विचार की छवि को भी बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये बौने लोग उसे भी अपने कद का बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से एक नारा सुनते होंगे कि मैं हिंदू जगाने निकला हूँ, हिंदू जाग चुका है। नरेंद्र मोदी जी, वो अयोध्या में जागा और वाराणसी में आपके साथ क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा। अब आप झूठ नहीं बेच पाएंगे, अब आप अपनी छद्म राष्ट्रभक्ति और छद्म हिंदुत्व के पीछे नहीं छिप पाएंगे। खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री को नीट, अग्निपथ, महिलाओं के मुद्दे और किसानों को लेकर जवाब देना चाहिए। दोस्तों, दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को बीजेपी पर देश में हिंसा, नफरत और डर फैलाने का आरोप लगाया और दावा किया कि ये लोग हिंदू नहीं हैं, जिस पर पीएम मोदी सहित सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध जताया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर राहुल गांधी की बात को तोड़ते मरोड़ते हुए कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बहुत गंभीर विषय है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये भी कहा कि हिंदू कभी हिंसा नहीं कर सकता, कभी नफरत और डर नहीं फैला सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नया आपराधिक कानून देश में पुलिस राज्य की नींव रखेंगे, इनकी समीक्षा होनी चाहिए, मनीष तिवारी का बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए दावा किया कि 1 जुलाई से लागू 3 नए आपराधिक कानून देश में पुलिस राज लाएंगे और इन पर संसद में और संयुक्त संसदीय समिति में फिर से विचार होना चाहिए। तिवारी ने कहा कि 1 जुलाई में भारतीय न्याय संहिता समेत 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि फौजदारी के कानून की इस प्रक्रिया से देश में पुलिस
पुलिस राज आ जाएगा। मनीष तिवारी ने कहा कि कानून की 2 समांतर प्रक्रियाएं बना दी गई हैं। 30 जून से पहले दर्ज मामलों में पुराने कानूनों के तहत फैसला होगा। 1 जुलाई से दर्ज मामलों में नए कानून के तहत फैसला होगा। भारत की न्यायपालिका में 3.4 करोड़ मामले लंबित हैं और अधिकतर आपराधिक मामले हैं। नई प्रक्रिया से न्यायपालिका में संशय की स्थिति पैदा होने वाली है। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 सोमवार से पूरे देश में प्रभावी हो गए हैं और इन तीनों कानून ने ब्रिटिश कालीन कानूनों क्रमशः भारतीय दंड संहिता, आईपीसी दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के अहंकार और नफरत ने उनकी लोकप्रियता घटाई, तृणमूल कांग्रेस का भाजपा पर हमला। जी हां दोस्तों, देश में अस्थिर सरकार और मजबूत विपक्ष होने का दावा करते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहंकार, नफरत और बदले की भावना ने उनकी लोकप्रियता को कम कर दिया है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए बनर्जी ने कहा कि हमने पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री से विपक्ष के लिए कभी कोई नम्रतापूर्ण या मीठे शब्द नहीं सुने। विपक्ष के प्रति उनका रवैया इतना दोषपूर्ण क्यों है? पीएम मोदी ने कभी किसी विपक्ष की तारीफ नहीं की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मुंह से कभी भी गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तारीफ नहीं सुनने को मिली। बनर्जी ने कहा कि हमारा अनुरोध है कि प्रधानमंत्री विपक्ष की तरफ थोड़े विनम्र हो जाएं। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि सत्ता पक्ष आत्मनिरीक्षण करे। इस अहंकार, इस नफरत और इस बदले की भावना ने मोदी की लोकप्रियता को कम कर दिया है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जनता से किए गए अपने वादे पूरे नहीं किए। पूरे विपक्ष गठबंधन को 51% से अधिक वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस सदस्य ने दावा किया कि इस चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को जहां करीब 48% वोट मिले, तो वहीं पूरे विपक्षी इंडिया गठबंधन को 51% से अधिक वोट मिले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा में बीजेपी पर जमकर बरसी महुआ मोइत्रा। कहा, मुझे चुप कराने की कोशिश में जनता ने उन्हें चुप करा दिया। जी हाँ दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि एक सांसद की आवाज दबाने की सत्तारूढ़ पार्टी को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए तृणमूल कांग्रेस की सदस्य मोइत्रा ने पिछली लोकसभा में उन्हें निष्कासित किए जाने को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज दबाने की सत्तारूढ़ दल को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी और इसके कारण बीजेपी के 63 सांसद को हार का सामना करना पड़ा। मोइत्रा ने कहा कि इस बार बीजेपी विपक्ष के साथ वैसा व्यवहार नहीं कर पाएगी जैसा उसे पिछली लोकसभा के दौरान किया था। 17वीं लोकसभा में सवाल पूछने के लिए कथित रूप से पैसा लेने के मामले में अपने निष्कासन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली बार जब मैं खड़ी हुई थी तो मुझे बोलने नहीं दिया गया था। एक सांसद की आवाज दबाने की सत्तारूढ़ पार्टी को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि मुझे चुप कराने की कोशिश में जनता ने उन्हें चुप करा दिया है और जिससे उन्हें 63 सांसद गंवाने पड़े हैं। मुझको बैठाने के चक्कर में जनता ने आपको बिठा दिया, आपके 63 सांसद बिठा दिए गए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 80 सीट जीत जाऊं तब भी भरोसा नहीं। लोकसभा में अखिलेश यादव बोले, हम हटा देंगे ईवीएम। जी हां दोस्तों, लोकसभा में मंगलवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभालते हुए नरेंद्र मोदी सरकार पर खूब प्रहार किए और इस दौरान उन्होंने ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पूरी तरह हटाने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी और वो सत्ता में आएंगे तो ईवीएम को हटा देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा के अखिलेश यादव ने बुधवार को बोल रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि ईवीएम पर कल भी भरोसा नहीं था और आज भी भरोसा नहीं है। 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ईवीएम का मुद्दा मरा नहीं है, हम आएंगे तो ईवीएम हटा देंगे। अब मनमर्जी नहीं, जनमर्जी चलेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम इंडिया गठबंधन के लिए जिम्मेदारी का संदेश देता है और ये परिणाम सांप्रदायिक राजनीति का अंत कर सामुदायिक राजनीति की शुरुआत करने वाला है। ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है और इस चुनाव के परिणाम ने तोड़ने वाली राजनीति को तोड़ दिया है और जोड़ने वाली राजनीति की जीत हो गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जलवायु परिवर्तन को अब और नहीं नज़रअंदाज किया जा सकता। दिल्ली की भयानक गर्मी पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने
कर दी है अहम टिप्पणी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को दैनिक जीवन में हरित जीवन शैली को शामिल करने पर जोर दिया और उन्होंने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सीजेआई चंद्रचूड़ ने दिल्ली में करकड़ूमा, शास्त्री पार्क और रोहिणी में 3 न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए आधारशिला रखने के समारोह में उन्होंने यह बयान दिया और इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में एक ही दिन में 2 हीट वेव और उसके बाद हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश का जिक्र किया और कहा कि इस साल दिल्ली में सबसे ज़्यादा गर्मी दर्ज की गई है। हमारे बुनियादी ढांचे में वो वास्तविकता झलकनी चाहिए जिसमें हम रहते हैं। जलवायु परिवर्तन को अब और नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक महत्वपूर्ण कदम हमारे दैनिक जीवन में हरित जीवन शैली को शामिल करना है जिसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करना शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें मणिपुर की बीजेपी सरकार है कागजी शेर, इतिहास में सबसे कमजोर सरकार, राज्य में है अघोषित राष्ट्रपति शासन, कांग्रेस नेता का बयान। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किसम मेघचंद्र ने आरोप लगाया कि एन बीरेन सिंह सरकार एक कागजी शेर है और राज्य में अघोषित राष्ट्रपति शासन लागू है। किसम ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि एन बीरेन सिंह सरकार राज्य के इतिहास में सबसे कमजोर सरकार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, युवाओं को गुमराह कर रहे हैं फडणवीस, सरकार ने बहुमत के जोर पर 3 आपराधिक कानून लागू किए, नाना पटोले का बयान। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने नए आपराधिक कानून को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है और साथ ही उन्होंने पोर्टल चलाने वाली प्राइवेट एजेंसी को लेकर भी सरकार को घेरा। वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर उन्होंने युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया है। देश भर में लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने बहुमत के जोर पर तीनों कानूनों को लागू कर दिया है और संसद में इस पूरी प्रक्रिया के दौरान विपक्ष के तकरीबन 165 सांसदों को निलंबित किया गया था। नाना पटोले ने प्राइवेट पोर्टल को भ्रष्टाचार का केंद्र बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जो प्राइवेट पोर्टल लाए हैं उसे बंद करना चाहिए। पोर्टल के कारण ही बच्चों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। नीट भी इसी खेल का हिस्सा है जिसमें पेपर लीक का मामला सामने आया है और राज्य हो या देश, हर जगह नौकरी को लेकर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। पोर्टल ही परीक्षा लीक होने की मुख्य वजह है। देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोलते हुए नाना पटोले ने कहा कि फडणवीस ने राज्य के युवाओं को गुमराह करने का काम किया है। राज्य में जो भी प्राइवेट पोर्टल है जिसके तहत सरकारी परीक्षा ली जाती है और नौकरी भर्ती का सारा खेल होता है उसे सरकार को बंद करना चाहिए। राज्य में 1 लाख सरकारी नौकरी भरने का दावा जो देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं वो झूठा है और कई जगहों पर पद अभी भी खाली है, भर्ती होने बाकी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, एनटीए नीट मुद्दे पर इंडिया के छात्रों संगठनों का हल्ला बोल, 3 जुलाई को करेंगे प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, नीट यूजी परीक्षा का परिणाम 4 जून के घोषित कर दिया गया था और तभी से इस मामले पर जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों के साथ ही उनके अभिभावक भी परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रहे हैं और इस मामले पर जमकर राजनीति भी हो रही है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में भी इस मुद्दे को उठाया और इस बीच खबर है कि नीट और एनटीए को लेकर बुधवार 3 जुलाई को इंडिया गठबंधन से जुड़े छात्र संगठन सड़कों पर उतरेंगे। नीट परीक्षा के परिणाम को लेकर पूरा विपक्ष और उनसे जुड़े छात्र संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। संगठनों की मांग है कि नीट परीक्षा दोबारा से कराई जाए और भविष्य के लिए एनटीए को रद्द कर नई व्यवस्था लागू की जाए और इसके साथ ही छात्र संगठन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ, बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं, राहुल गांधी के बयान का उद्धव ठाकरे ने किया समर्थन, का हम भी जय श्री राम का नारा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने क्या गलत कहा, हम भी जय श्री राम का नारा देते हैं तो वो चलता है, लेकिन भाजपा के अलावा कोई कहे तो यह अपराध है। मैं नहीं मानता कि राहुल गांधी ने कल हिंदुत्व का अपमान किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भाजपा का मतलब हिंदुत्व नहीं है, हम भी हिंदू हैं और हमने से कई भी हिंदुत्व का अपमान हमने नहीं किया दोस्तों, और हिंदुत्व का अपमान बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और राहुल गांधी भी उसमें शामिल हैं। भाजपा का मतलब हिंदुत्व नहीं है, हमारा हिंदुत्व पवित्र है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी पर देश में हिंसा, नफरत तथा डर फैलाने का आरोप लगाया और दावा किया कि ये लोग हिंदू नहीं हैं, जिस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जोरदार तरीके से विरोध जताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बहुत गंभीर विषय है। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष की ओर से चर्चा की शुरुआत करते हुए ये भी कहा कि हिंदू कभी हिंसा नहीं कर सकता।
कभी नफरत और डर नहीं फैला सकता। राहुल गांधी ने कहा कि ये अहिंसा का देश है, ये डर का देश नहीं है। भगवान शिव कहते हैं डरो मत, डराओ मत। वो अहिंसा की बात करते हैं। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं कि वो 24 घंटे हिंसा की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं। आप यानी कि भाजपा हिंदू हो नहीं। उनका कहना था कि हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कमलनाथ का बड़ा बयान, बोले संसद में पहली बार भाजपा में इतनी घबराहट, अमरवाड़ा में कांग्रेस के पक्ष में है माहौल। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मंगलवार को आंचल कुंड धाम में दर्शन किए और यहाँ कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी के बयान पर भाजपा को बवाल तो मचाना ही है। कमलनाथ ने आगे कहा कि ये घबराए हुए हैं और पहली दफा है जब संसद में भाजपा इतनी घबराहट में है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।